केंद्र से ज्यादा छात्र छात्राओं को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड में 2 दिन की राहत के बाद मौसम के तेवर फिर तल्ख, चटक धूप खिलने से चढ़ने लगा पारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां पर सीएम धामी चंपावत से प्रत्याशी घोषित हुए हैं। और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि चंपावत में उपचुनाव होने वाले हैं और चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस ने अभी तक कोई भी प्रत्याशी का दावा नहीं किया है। कांग्रेस ने प्रत्याशी का नाम अभी तक घोषित नहीं किया है। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं और उपचुनाव की तैयारियां अभी तेज हो गई हैं। चंपावत सीट पर चुनावी घमासान भी नजर आ रहा है। हालांकि अभी कांग्रेस की तरफ से कोई भी प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। कांग्रेस ने अभी समय मांगा है और इसके साथ ही घमासान जो उपचुनाव का है देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में चंपावत सीट पर पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ेंगे और इसके साथ ही चुनाव की तारीख का भी ऐलान हो गया है और इसके साथ ही कब चुनाव कराए जाने हैं और इसके साथ ही कब रिजल्ट आएगा, इन सब चीजों का खुलासा हो गया और जारी कर दी गई है लिस्ट। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड में उपचुनाव होना है। हालांकि खटीमा सीट से पुष्कर सिंह धामी को सफलता नहीं मिल सकी थी। इसके बाद कैलाश गहतोड़ी ने पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ दी थी और इसके बाद चंपावत में चुनाव लड़ने की तैयारी है पुष्कर सिंह धामी की। उपचुनाव की तैयारी है पुष्कर सिंह धामी की और पुष्कर सिंह धामी चंपावत से ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि कैलाश गहतोड़ी ने अपने स्वयं से ही वो सीट छोड़ी थी, जिसके बाद से ही चंपावत सीट खाली होने के बाद अब चंपावत से ही उपचुनाव लड़ने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी। तो अभी कांग्रेस ने प्रत्याशियों का जो नाम है उसकी कोई भी घोषणा नहीं की है। चंपावत सीट पर चुनावी घमासान लगातार जारी है और इसके साथ ही कुछ ही समय बचा है उपचुनाव होने के। और इसी खबर पर हमारे साथ हिना आजमी जुड़ी हुए हैं। हिना, उपचुनाव की तैयारियां तो तेज हो गई हैं। पुष्कर सिंह धामी चंपावत से चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन अभी कांग्रेस की तरफ से कोई भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। जी बिल्कुल वंदना, अगर बात करें साल 2022 के चुनाव की, तो साल 2022 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जो है जीत हासिल की थी, वही कांग्रेस का भले ही मत प्रतिशत जो है ज्यादा आया था, लेकिन कांग्रेस जीत नहीं पाई थी। और अगर बात करें प्रदेश के मुखिया की, जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, तो वही अपनी खटीमा सीट से जो है भुवन कापड़ी से करीब 6,500 वोटों से हार गए। और इसके बाद जिस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जो है उठापटक चल रही थी, तो वहां पर एक बार फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ही सूबे की कमान सौंपी। और अगर संवैधानिक तौर पर देखा जाए तो उपचुनाव जो है 6 महीने के भीतर लड़ना होता है। तो अब जिस तरीके से ऐलान हुआ है जो चंपावत में चुनाव होने वाले हैं, तो उसका ऐलान हो चुका है और बुधवार को अधिसूची जारी कर दी गई थी। 21 अप्रैल को जो है लगातार जो है चंपावत सीट से जो विधायक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, लगातार अपनी सीट देने की बात कर रहे थे। तो भाजपा हाईकमान ने उसी सीट पर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यहाँ पर चुनाव लड़ाने के लिए जो है तैयारियों में जुट चुकी है और उसी चंपावत सीट से जो है चुनाव लड़ना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जिसके लिए जो है 31 मई को जो है मतदान होने हैं। 3 जून को जो है इसका रिजल्ट आएगा। वहीं जो एक तरफ कल की अगर बात करें तो कल जो है भारतीय जनता पार्टी ने ऑफिशियली जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चंपावत सीट के जो उपचुनाव होने उसके लिए जो है प्रत्याशी घोषित कर दिया। तो वहीं कांग्रेस जो है अभी तक भी अपना जो है प्रत्याशी का नाम जो है घोषित नहीं कर पाई है। हालांकि जो प्रदेश अध्यक्ष है करण मेहरा कांग्रेस के, वह बोल रहे थे कि जो गुरुवार है तो गुरुवार के दिन जो है घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन वहीं इसी बीच जो है एक कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है, जो 40 साल से जुड़े रहे हैं कांग्रेस से और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं ज्योति सिंह बिष्ट जी, उन्होंने जो है कांग्रेस छोड़ दी है। तो जिस तरीके से जो है कांग्रेस में अंतर कलह एक तरह से देखा जा रहा है, तो वहीं इसी बीच अब तक जो है नाम जो है घोषित नहीं कर पाई है कांग्रेस। लगातार यहाँ पर जो है सुनने में आ रहा है कि जो कांग्रेस आला कमान है वहाँ पर चर्चा की जा रही है चंपावत चुनाव। हिना, आप हमारे साथ बनी रहिए। हिना, आप हमारे साथ बनी रहिए। हम इस खबर पर अभी बने हुए हैं। अयोध्या चलते हैं सीधे, जहाँ पर चुनाव में चंपावत से चुनाव लड़ने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी, जिनकी पूरी तैयारी भी कर ली गई है। चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस ने अभी तक कोई भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है और इसी
खबर पर हमारे साथ हिना जुड़ी हुई है। हिना, जिस तरह से चंपावत से पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ने वाले हैं, वहीं कांग्रेस में घमासान भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस लगातार जीत की बात कर रही है कि वो उपचुनाव में जीत हासिल करेगी, लेकिन अभी तक कोई भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। जी बिल्कुल वंदना, जिस तरीके से मैं आपको बता ही रही थी कि जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी पहले ही दिन से जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर से उन्होंने सूबे की कमान सौंपी थी, तो इसके बाद उनका अगला जो प्लान था यही था कि किस सीट से चुनाव लड़ना है, क्योंकि संवैधानिक तौर पर 6 महीने के भीतर अगर कोई जो है किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो उसका या तो सांसद होना जरूरी है या फिर विधायक होना जरूरी है। तो इसी वजह से जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट देखी जा रही थी कि किस सीट से चुनाव लड़े, लेकिन वही असमंजसता तब दूर हुई जब यहाँ पर कैलाश गेतोड़ी जो कि चंपावत से लगातार पहले ही दिन से यहाँ पर अपनी सीट देने की पेशकश कर रहे थे, तो हाईकमान ने जो है उनकी इस इच्छा को जो है माना और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी वहां पर जनता को संबोधित करते हुए ये बात कही थी, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी। तो इसके बाद जो है कांग्रेस आलाकमान ने इसी सीट पर जो है यहाँ पर मोहर लगाई कि हाँ इसी से जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना उपचुनाव जो है लड़ने वाले हैं। तो अब यहाँ पर जो है लगातार जिस तरीके से तैयारी की जा रही है, कोर कमेटी की बैठक भी हुई थी दिल्ली में और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार दिल्ली गए, हाईकमान से मुलाकात की, कई सारे कार्यक्रम भी जो है उनमें शिरकत की उन्होंने और लगातार जिस तरीके से हाईकमान से लेकर पूरा संगठन जो है उनकी जीत के लिए यहाँ पर सुनिश्चित हो रहा है और तैयारी कर रहा है, वही कांग्रेस भी आश्वस्त है कि चंपावत सीट उसी के खाते में आएगी। हालांकि जो कि इस बार अगर विधानसभा चुनाव 2022 की बात करें तो कैलाश गेतोड़ी ने जो है कांग्रेस के हिमेश खरवाल जो है उनको हराया था। तो हिमेश खरवाल पहले हालांकि जीते थे लेकिन इस बार जो है नहीं जीत पाए थे और इसी के चलते जो है यहाँ पर अब कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि कौन होगा उसका प्रत्याशी जो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फाइट करने वाले हैं। और यहाँ पर लगातार कांग्रेस भी हालांकि मंथन कर रही है, हाईकमान कांग्रेस का हाईकमान ही यहाँ पर 1 या 2 दिन में यहाँ पर फैसला आ जाएगा कि कौन चुनाव यहाँ पर लड़ेगा चंपावत में। और इसी के साथ ही जो है कई सारी तैयारियां कांग्रेस को भी करनी होगी। जो बिल्कुल हिना, कांग्रेस को पूरी तैयारियां करनी होगी। हालांकि कांग्रेस में जब प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हुई, करण माहरा को जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, इसके बाद ही घमासान देखने को मिल रहा था कांग्रेस पार्टी में, लेकिन जब उपचुनाव की बारी आई तो कांग्रेस सहित अन्य दलों में भी अभी तक कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। और इसके साथ ही भाजपा अब ये पूरी तरह से सुनिश्चित कर ली है कि अब भाजपा की ही उपचुनाव में जीत होने वाली है। जी बिल्कुल वंदना, ये दोनों तरह से देखा जा सकता है। हालांकि ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि इस बार फिर से खटीमा सीट की तरह ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ जो भीतरघात हुआ था खटीमा सीट पर, तो चंपावत सीट पर भी हो, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अगर अनुभव की बात करें तो वो 2 बार के विधायक रहे हैं, 2 बार उन्होंने खटीमा सीट जीती थी, हालांकि इस बार जो है नहीं जीते हैं। वहीं अगर बात करें तो कांग्रेस का यह आरोप है कि हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस मानती है कि जिस तरीके से खटीमा सीट हारे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हो ना हो चंपावत सीट से भी जो सक्रिय रहने वाले हैं वो कांग्रेस से ज्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग रहने वाले हैं। कांग्रेस का ये आरोप है, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा, उनका कांग्रेस का मानना है कि जो बड़े लीडर हैं, जो दिग्गज लीडर हैं, वो नहीं चाहेंगे कि जो कम अनुभव वाले हैं, यानी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 बार के विधायक है। वहीं अगर बात करें और ऐसे विधायक हैं जो 4, 5, 6 जो है बार से लगातार जीतते आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो है काफी ज्यादा कांग्रेस जो है इस चीज को मान रही है कि हो सकता है एक बार फिर से यहाँ पर भीतरघात हो। लेकिन वही जो है भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है वो इस चीज को जो है दूर करता नजर आ रहा है और कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ पर ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीट नहीं निकाल पाते हैं तो उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने होना हो कोई बी प्लान तैयार किया होगा। जिस तरीके से अगर वह नहीं निकाल पाते हैं सीट, तो ऐसे आने वाले टाइम में जो है मुख्यमंत्री के पद के लिए जो है कई बड़े दिग्गजों पर फिर से एक बार से नजर डाली जाएगी, बड़े बड़े जो दिग्गज हैं, और फिर प्लान बी के तहत उन्हें कोई ऐसा जो है मुख्यमंत्री देना होगा जो पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा कर सके, ताकि जो है उन्हें 5 साल के बीच का जो कार्यकाल के दरमियान है कोई भी और मुख्यमंत्री बदलना ना पड़े। जी वंदना। बिल्कुल हिना, ये भाजपा को बी प्लान बनाने की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जैसा कि देखा गया है खटीमा में, तो इसको लेकर के प्लान बनाने की बेहद ही ज्यादा जरूरत है। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर लगातार देहरादून से खबर बता रहे हैं जहाँ पर
उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं और चंपावत से पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव लड़ने वाले हैं। 6 महीने के अंदर उपचुनाव होना है और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी तक कोई भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। और देहरादून से खबर आ रही है जहां पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने इस्तीफा दे दिया है। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर कोई जिम्मेदारी न मिलने से नाराज थे जोत सिंह बिष्ट और इसके साथ ही चुनाव में हार का सामना भी करना पड़ा। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर जोत सिंह बिष्ट ने इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस पार्टी से और नाराजगी भी जाहिर की है। अपने बेटे हिम्मत सिंह बिष्ट के साथ कांग्रेस से इस्तीफा दिया और धनोल्टी विधानसभा सीट से कांग्रेस से चुनाव लड़े थे जोत सिंह बिष्ट और इसके साथ ही पिछले 40 साल कांग्रेस में काम किया और जोत सिंह बिष्ट चुनाव में हार का सामना भी करना पड़ा। धनोल्टी विधानसभा सीट से कांग्रेस से चुनाव लड़े थे जोत सिंह बिष्ट, लेकिन अब उन्हें कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा है। तो बताया जा रहा है कि वो पार्टी से नाराज थे और नाराजगी की वजह से उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। चुनाव में हार का सामना भी करना पड़ा। धनोल्टी विधानसभा सीट से कांग्रेस से चुनाव लड़े थे जोत सिंह बिष्ट। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस को एक बार फिर से झटका लगा है। कोई जिम्मेदारी ना मिलने से नाराज भी थे और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी को लगातार झटका मिल रहा है। चुनाव में हार का सामना भी करना पड़ा था। कांग्रेस पार्टी से लगातार इस्तीफे को देखकर अपने बेटे हिम्मत सिंह बिष्ट के साथ कांग्रेस को इस्तीफा दे दिया है, कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आपको ये भी बता दें कि अभी उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव होने के चलते अभी तक कांग्रेस पार्टी से कोई भी प्रत्याशी की घोषणा भी नहीं की गई है। और अब बात करेंगे बाबा केदार के खुले कपाट। 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल भगवान केदार धाम के जयकारों के बीच भगवान केदारनाथ के कपाट भक्तों के दर्शनार्थ खुल गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से पहली पूजा की गई। वहीं सीएम धामी ने भी पूजा अर्चना की और बाबा केदार का आशीर्वाद भी लिया। 2 साल बाद भक्तों के लिए केदारनाथ के कपाट खोले गए हैं। मंत्रोच्चार के साथ मंदिर के कपाट खुल गए, जिसके बाद रावल ने बाबा की डोली लेकर मंदिर में प्रवेश किया। इस मौके पर 10,000 श्रद्धालुओं के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। मंदिर प्रांगण को 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। इससे पहले गुरुवार को ही केदारनाथ में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा था। 2020 में कोरोना महामारी फैलने के बाद से यहाँ भक्तों को दर्शन की इजाजत नहीं थी। हर साल कपाट खुलते थे और बाबा की पूजा आरती 8 मई को ही की जाती थी। इंतजार हुआ खत्म, खुले बाबा के द्वार। 8 मई को सुबह 6:15 बजे खुले केदारनाथ धाम के कपाट। सभी होटलों की बुकिंग 15 जून तक लगभग फुल। कपाट खुलने पर मौके पर 7,000 से अधिक भक्त मौजूद। केदारनाथ धाम के कपाट खुले, मुख्यमंत्री धामी रहे मौजूद। पीएम मोदी के नाम पर हुई पहली पूजा। 2 साल बाद भक्तों के लिए खुले कपाट। 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया बाबा का धाम। आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाया था मंदिर का निर्माण। गौरीकुंड से हजारों की संख्या में श्रद्धालु गुरुवार सुबह केदारनाथ धाम की तरफ बढ़े। भक्तों ने यहां से करीब 21 किलोमीटर की दूरी पैदल, घोड़े या पिट्ठू से पूरी की। सुबह 6 बजे शुरू हुई यात्रा शाम 4 बजे केदारनाथ धाम पर पूरी हुई। क्षमता से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचने से अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद हजारों श्रद्धालुओं को गौरीकुंड पर रोक दिया गया। हालांकि शुक्रवार सुबह सभी को केदारनाथ जाने की अनुमति दे दी गई। केदारनाथ उत्तराखंड के 4 धामों में तीसरे नंबर पर है।
ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाभारत काल में यहाँ शिव जी ने पांडवों को बेल के रूप में दर्शन दिए थे। ये मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य ने बनवाया था। मंदिर करीब 3581 वर्ग मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और गौरीकुंड से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर है। मान्यता है कि 8वीं से 9वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। हर साल बाबा केदारनाथ के दर्शन को हर भक्त की आंखें तरसती हैं। कोरोना की तमाम पाबंदियों के कारण भक्त पूरे 2 साल तक बाबा के धाम से दूर रहे, लेकिन आखिरकार लंबे इंतजार के बाद पूरे 2 साल बाद बाबा के कपाट खुल गए हैं। इसी के साथ हजारों भक्तों का केदारनाथ पहुंचने का सिलसिला भी बना हुआ है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो बाबा केदार के धाम खुल चुके हैं और भक्त दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। भारी संख्या में भक्तों का हुजूम भी केदार धाम में देखने को मिल रहा है। राजेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश जी, जिस तरह से केदारनाथ धाम में मनोरम दृश्य देखने को मिल रहा है, किस तरह का नजारा बना हुआ है केदार धाम में? कपाट जो है वो खुल चुके हैं। इससे पहले की बात करें तो 3 मई को गंगोत्री के कपाट खुल चुके हैं और आज जो है पूरे वैदिक विधान के साथ जो है ठीक सुबह 6:25 से बाबा केदार के भी कपाट खुल चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि ये नजारा है, ये अद्भुत तस्वीरें। और जिस तरीके से जो केदार के लिए दर्शन के लिए जो लंबे समय से इंतजार चल रहा था, कि 2 साल से यात्रा जो है वो कोविड काल के चलते बंद थी और तमाम जो श्रद्धालु हैं वो नहीं आ पा रहे थे, तो अब इस बार जो है पूरी तैयारी जो है वो उत्तराखंड सरकार ने कर ली है। और साथ ही जो है आज सुबह खुद स्वयं मुख्यमंत्री जो है वहां पर पहुंचे, पुष्कर सिंह धामी और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी ने भी वहां पर पूजा अर्चना करी। और साथ ही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमेशा धाम खुलते हैं, तो इस बार जो है एक खास पूजा जो है वो खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चारों धाम पर की जाएगी। अभी तक 3रे धाम ये खुले हैं बाबा केदार के। इस धाम में भी जो पहली शुरुआत हुई वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा अर्चना जो है यहाँ पर की गई। तो कहा जा सकता है कि बड़ी जो है संख्या में जो है श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद है। एक कैटेगरी जो है वो बनाई गई है हर धाम में, कितनी कैपेसिटी के हिसाब से जो है यहाँ पर श्रद्धालु रुक सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो मौसम की चाल है वो बेहद अलग हो जाती है। ठंड यहाँ पर है और बर्फबारी का सिलसिला जो है लगातार देखने को मिलता है। और अभी भी जो बाबा केदार की घाटी है उसके आसपास की जो पहाड़ियां हैं वहां पर बर्फ जो है वो अभी भी जमी है। बड़े बड़े ग्लेशियर जो है वो अभी रास्ते में यात्रा के दौरान जो है वो देखने को मिल रहे हैं। हालांकि व्यवस्थाएं जो है प्रशासन ने दुरुस्त कर ली है। चलने का रास्ता, घोड़े खच्चर का रास्ता, तमाम जो हेली सुविधाएं हैं वो सुचारू रूप से चल रही है। तमाम यात्री जो है यहाँ पर बाबा केदार के बड़े आसानी से दर्शन जो है वो यहाँ पर कर पाएंगे। और राजेश जी, क्षमता से अधिक भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं बाबा केदारनाथ धाम में, तो किस तरह से व्यवस्थित किया जा रहा है श्रद्धालुओं को? देखिए वंदना, क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं और जो एक सीमित दायरा है श्रद्धालुओं का, क्योंकि रहने की व्यवस्था सबसे बड़ी महत्वपूर्ण होती है और इसके साथ साथ जो खाने पीने की सुविधा जो है वो सरकार का प्रबंध है जिस तरीके से ऊपर पहाड़ी इलाकों पे उपलब्ध कराई जाए, तो ताकि ये लिमिटेशन भी इसीलिए बांधी है कि ताकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु एक साथ जो है घाटी में ना पहुंच जाए और वहां पर फिर उनको असुविधा हो, खाने की दिक्कत हो, फिर परेशानी हो रहने की। तो क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि बर्फबारी हमेशा हो जाती है, किसी भी समय जो है बारिश शुरू हो जाती है, तो बड़ी अलग ही सी ये घाटी है और अद्भुत नजारा जो है ये सुबह से ही अलग ही नजारा जो है वो केदार घाटी में देखने को मिल रहा है। तो इसलिए सरकार ने भी उसी तरीके से व्यवस्था की है। अगर बात करें तो केदारनाथ घाटी में जो है लगभग 15,000 तक जो है श्रद्धालु जो है वो वहां पर रुक सकते हैं। इसके साथ साथ बद्रीनाथ में भी इतना ही 12,000 लोगों का जो है श्रद्धालु का सीमित दायरा जो है वहाँ पर बनाया गया है। राजेश जी, यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरह से लगातार जो व्यवसायी थे वो सवाल खड़े कर रहे थे सरकार पर कि उनके बाबा केदारनाथ के धाम के कपाट नहीं खोले गए थे बीते 2 साल कोरोना के चलते, तो अब केदारनाथ धाम में कपाट भी खोले गए हैं, भारी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं, तो व्यवसायियों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है?
देखिए, स्वाभाविक सी बात है वंदना, जब कोई व्यापार जिस पहाड़ की जो आजीविका है वो सिर्फ चार धाम पे होती है, तो स्वाभाविक सी बात है जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको तो उत्साह है ही, लेकिन सबसे बड़ा जो उत्साह है वो व्यापारी वर्ग में है, जो दुकानदार है, घोड़े खच्चर वाले हैं, कंडी वाले हैं, या तमाम जो व्यवसाय चार धाम से जुड़े हुए जिनकी आजीविका जिनका घर परिवार जो है इस धाम से चलते हैं, तो उनके बीच में जो है वो बेहद ही खुशी है। वो इन श्रद्धालुओं से भी ज्यादा खुशी है, और वो इस बार जो है श्रद्धालु जितने भी आ रहे हैं तो बड़ी सेवा भाव से जो है उनकी सेवा कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि जो श्रद्धा है वो श्रद्धालु में तो है ही, लेकिन इससे ज्यादा जो उत्साह और श्रद्धा है वो वहाँ के आम नागरिक श्रद्धालुओं में तो उत्साह है भी, इसके साथ ही व्यवसायियों में भी उत्साह नजर आ रहा है। तो पूरी जानकारी देने के लिए राजेश जी आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर देहरादून से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं बाबा केदारनाथ धाम के ये मनोरम दृश्य आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर श्रद्धालुओं में उत्साह भी नजर आ रहा है। तो सीएम धामी ने बाबा का आशीर्वाद लिया और पीएम मोदी के नाम से पहली पूजा अर्चना की गई थी। कपाट खुलने के बाद श्रद्धालुओं का तांता लगता नजर आ रहा है। भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं बाबा केदारनाथ धाम के। खबर खटीमा से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्ती के बाद लापरवाही हो रही है। सीमांत क्षेत्र खटीमा तहसील में तहसीलदार न मिलने से जनता को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। आपको ये भी बता दें कि सरकारी दफ्तर में 10 बजे अधिकारी कर्मचारियों का होना अनिवार्य है, और उसके बावजूद भी खटीमा तहसीलदार के ऑफिस 11:30 बजे तक ताला लटकता नजर आता है। वहीं ग्रामीण इलाकों से तेज गर्मी में तहसील पहुंची जनता तहसीलदार के न मिलने से काफी परेशान भी नजर आ रही है। यहाँ तहसीलदार आपसे मिलने आया था। मेरे दादाजी हैं, इनका आधार कार्ड का वो करना है, अपडेशन कराना है। तो यहाँ आके देख रहा हूँ कि यहाँ ताला लगा है और साहब यहाँ है नहीं। तो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? परेशानी का सामना तो करना पड़ रहा है सर, लेकिन उनको भी काम हो सकता है, पता नहीं है मुझे। कितनी देर से? क्या टाइम हो रखा है? तो अभी मेरा 11:30 का हो रहा है। तो तहसीलदार क्या आए हैं मिलने आप? तहसीलदार आपसे मिलने के लिए आया हूँ। तो यहाँ है नहीं तहसीलदार? नहीं है, इधर कागज में चेक कराने की। तो यहाँ ताला लगा हुआ है इस समय? ताला आई डोंट नो सर, मैं नहीं जानता हूँ। ताला लगा है, आया बैठ गया, इधर नहीं है। उत्तराखंड में 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाव का सुरक्षा कवच दिया जा रहा है, और प्रदेश भर में इस आयु के बच्चों का टीकाकरण अभियान भी लगातार जारी है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों में अधिक से अधिक कोवैक्स टीके भेज दिए हैं, और इसके साथ ही देश भर में कोरोना महामारी की चौथी लहर को देखते हुए लगातार ही लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बहादुराबाद सामुदायिक केंद्र क्षेत्र के गांव अंबुवाला, झाबरी आदि गांव में वैक्सीनेशन किया गया, और जिसमें से लगभग 50 बच्चों का वैक्सीनेशन भी किया गया है। जा रहा है हमारे बहादुराबाद ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी गांव हैं और जितने भी स्कूल्स आते हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, तो यहाँ पे जितने 12 से 14 साल के बच्चों को, जो हमारा लक्ष्य है अगर देखा जाए ग्रामीण क्षेत्रों में 15,000 या 16,000, आई थिंक 16,000 के आसपास हमारे जो हैं लगभग 12 से 14 की जो उम्र के बच्चे हैं, एलिजिबल बच्चे जिनको वैक्सीनेशन होना है। तो इस संबंध में कॉर्बीवैक्स जो वैक्सीन है उसके तहत जो है उसके साथ जो है टीकाकरण किया जा रहा है। तो आज मैं अभी इंस्पेक्शन में यहाँ पे आया था, अंबुवाला हमारा केंद्र है, तो यहाँ पर भी देखा गया है कि अभी तक जो है अगर बच्चे सेंटर में कम आ रहे थे तो हमारी टीम, हमारी एएनएम है, हमारी सीएचओज है, हमारी आशाज हैं, इनके द्वारा घर घर जा कर के बच्चों को बुलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया के माध्यम से हर गांव इंटरनेट से जोड़ना है, जिस वजह से ग्रामीण क्षेत्र हर कोने तक सरकार की योजनाओं का लाभ सबको मिल सके। और इसके साथ ही पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा के अंतर्गत द्वारीखाल ब्लॉक सभागार में इंटरनेट सेवा न होने के चलते क्षेत्रवासी को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं द्वारीखाल डाकघर व स्टेट बैंक में इंटरनेट सेवा न होने के चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और द्वारीखाल डाकघर में ईट इसके सेवा बाधित होने के चलते लोगों को डाकघर से संभावित कामों में दिक्कतें भी आती हैं। नेटवर्किंग की बहुत समस्या है, जिससे ग्रामीणों को और क्षेत्रीय जनता को बहुत परेशानी हो रही है। जैसे कि ये आरडी जमा होने में दिक्कत होती है।
ये ऑफिस वाले भी जैसे कोटद्वार, जेरी खाल या अन्य जगहों से उनको प्रिंट करा रहे हैं, इससे बहुत परेशानी हो रही है जनता को। किस चीज की दिक्कत है यहाँ पे, कौन से क्या काय में दिक्कत हो रही है लोगों को? नेटवर्किंग की प्रॉब्लम है ना, ये बताती है। ये जो हमारे यहाँ पे ये जो दिक्कत मतलब कनेक्टिविटी का इशू है, ये इसके बारे में हमने अपने उच्च अधिकारी को भी अवगत करा दिया है, उनके द्वारा भी इसमें प्रक्रिया चल रही है। और मतलब यहाँ पे कनेक्टिविटी का इशू है, मतलब कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं आ रही है, जिसके कारण यहाँ पे काम करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो जनता को भी मतलब परेशानी का सामना करना पड़ता है। कब से दिक्कतें हो रही सर? ये जो दिक्कत तो हमारे यहाँ पे जो इन्होंने एक्सचेंज ये लगाएगा जनवरी फर्स्ट वीक से तो पूरी तरह मतलब जो है काम कनेक्टिविटी पूरी तरह बंद है। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।